अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर फर्स्ट का आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आयोनिक रेडियस। द आयोनिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ एन आयन। एक आयन में न्यूक्लियस से लेकर उसका जो वैलेंस शेल है या आउटर मोस्ट शेल है वहाँ तक का जो फासला है उसे हम क्या कहते हैं, आयोनिक रेडियस। जैसे हम एटॉमिक रेडियस में कहते हैं न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का फासला जो है उस वक्त हम एटम लफ्ज़ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूंकि हम आयन की बात कर रहे हैं इस वजह से हम जो है वो आयोनिक वर्ड यूज़ करेंगे और एटम की बजाय हम आयन यूज़ करेंगे। तो एक एटम का जब आयन बनाया जाता है तो न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक का जो फासला है आयन में, जब हम आयन को कंसीडर करेंगे ये स्फेरिकल है, राउंड है, तो उस वक्त जो डिस्टेंस आएगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, आयोनिक रेडियस। अब आयोनिक रेडियस की टाइप्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास आयंस की दो टाइप्स होती हैं वैसे ही हमारे पास रेडियस की भी दो टाइप हैं। नंबर वन है कैटायनिक रेडियस और नंबर सेकंड है एनायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस क्या होगा, द रेडियस ऑफ अ कैटायन इज कॉल्ड कैटायनिक रेडियस। एक कैटायन के रेडियस को हम क्या कहेंगे, कैटायनिक रेडियस। अ कैटायन इज formed when an atom loses one or more electron। जब कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, निकालता है, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास आयन बनता है वो कैटायन होता है क्योंकि उसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अहम है, वाई द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट न्यूट्रल एटम। ये काफ़ी दफ़ा पास पेपर में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि कैटायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस से। द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। पेरेंट एटम से इसका साइज स्मॉलर होता है बिकॉज उसकी रीज़न है जी, नंबर वन इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो। न्यूक्लियस होल्ड्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। और थर्ड पॉइंट है ड्यूरिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अ शेल में लॉस। अब यहाँ पे क्या होता है असल में, उसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। लाइक हमारे पास सोडियम है, अगर हम सोडियम की बात करें तो नंबर वन इसमें प्रोटॉन कितने हैं, सोडियम एटम की हम बात करें, सोडियम में प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन भी उसमें 11, और इसका जो एटॉमिक रेडियस है, अभी सोडियम किस फॉर्म में है, एटम की फॉर्म में, वो 186 pm है। ये बाज़ बुक्स में जो है वो 155, 157 या 185 भी लिखा होता है, कुछ में 86 भी लिखा होता है। आप अपनी बुक के मुताबिक देखेंगे क्या उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, एटॉमिक नंबर उसका 11 है, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। शेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें शेल्स कितने होंगे हमारे पास, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके पास 3 शेल है। अब जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो उसके नतीजे में कैटाइन बना। अब प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस में होते हैं इस वजह से प्रोटॉन की तादाद तो सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉन वैलेंस से एक रिमूव हुआ है तो 11 की बजाय अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो पहला पॉइंट इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो आ चुकी है। ठीक है, या बाज़ दफ़ा क्या हम कहते हैं कि प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है। प्रोटॉन जितने पहले थे बाद में भी उतने रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पहले ज़्यादा थे, बाद में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है। इसकी बजाय हम ये भी लिख सकते हैं जैसे इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो, उसकी रेशो जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास शेल जो है वो भी लॉस हो सकता है। अब देखें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हमारे पास, 10। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। एम शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकला था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो वो शेल भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो भी लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास शेल कितने रह गए, 2 रह गए। अब जो उसका आयोनिक रेडियस बचा वो हमारे पास 95 pm बचा, पिकोमीटर। अब उसकी रीज़न क्या है, देखें प्रोटॉन 11 हैं तो 11 प्रोटॉन जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन को बड़ी फोर्स से, बड़ी कशिश से अपनी तरफ खींचेंगे, और ऊपर से फिर क्या हुआ, एक शेल भी ख़त्म हो गया। तो मज़ीद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस के करीब हो जाएंगे। इस वजह से क्या होता है, जो कैटाइन है उसका जो रेडियस होता है वो पेरेंट की निस्बत कम हो जाता है। ठीक है, अब दोबारा देखें कि इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा
इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम। जब कैटाइन बना ये उस वक्त की बात है, क्योंकि न्यूट्रल एटम में तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। फिर एक इलेक्ट्रॉन जब लॉस हो जाता है ना, प्रोटॉन की तादाद तो ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, जो बाकी बचने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद जो बाकी बचते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको क्या करता है, वो फोर्स से अपनी तरफ खींच के रखता है। क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो प्रोटॉन अब क्या करेंगे, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जोर से खींचेंगे। और थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अ शेल में लॉस, तो शेल क्या हो सकता है, वो ख़त्म भी हो सकता है। सेकेंड है हमारे पास एनाइनिक रेडियस। द रेडियस ऑफ एन आइन, नेगेटिव आइन, वाइल कंसीडरिंग इट स्फेरिकल। एक एनाइन का रेडियस जब हम उसे स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एन आइनिक रेडियस। अब ये भी क्वेश्चन है सेकेंड, द साइज ऑफ एन आइन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द रेडियस ऑफ द पेरेंट न्यूट्रल एटम। जो एनाइन का रेडियस होता है या साइज होता है, वो अपने पेरेंट न्यूट्रल की निस्बत क्या होता है, ज़्यादा। कैटाइन का कम होता है, एनाइन का अपने पेरेंट की निस्बत साइज बढ़ जाता है। अब एनाइन कैसे बनता है जी, एनाइन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन एंड इट्स साइज इज ग्रेटर। एनाइन जो है वो बनता है जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, हासिल करता है, और उसका साइज, एनाइन का साइज ग्रेटर है, ज़्यादा है, बिकॉज उसकी रीज़न क्या है, नंबर वन, इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। यहाँ पे भी इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की निस्बत क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। न्यूक्लियस होल्ड्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विद वीकर फोर्सेज। यहाँ पे हमने कहा था विद स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, वीकर फोर्स। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपेंड्स ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी एटम के वैलेंस में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना, तो पहले से भी उसके वैलेंस में कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है उस पर भी नेगेटिव है, और जो शेल के अंदर पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है उस पर भी नेगेटिव है। ये ऐड तो हो जाता है, लेकिन ऐड होने के बाद क्या होता है, जो पहले से मौजूद प्री एग्जिस्टिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स में क्या होना शुरू हो जाती है, शेल के अंदर रिपल्शन। जब शेल के अंदर रिपल्शन होगी तो क्या होगा, शेल अपने आप को थोड़ा एक्सपैंड करेगा, कि इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अलग अलग करेगा, दूर दूर करेगा, ताकि रिपल्शन क्या हो, कम हो। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, जैसे ही दूर होंगे इसका मतलब वो न्यूक्लियस से भी थोड़े दूर चले जाएंगे। इस वजह से उसका साइज जो होगा इलेक्ट्रॉनिक का, क्लाउड्स का, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये याद रखें, जब कैटाइन बनता है तो शेल लॉस होता है, लेकिन जब एनाइन बनता है तो नया शेल नहीं बनता होता, शेल वही रहते हैं, शेल्स की तादाद में इजाफा नहीं होता, शेल वही रहते हैं। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से वो साइज़ में थोड़ा शेल क्या हो जाता है, खुद ब खुद एक्सपैंड हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं। अब आ जाए जी, हमारे पास एग्जाम्पल है फ्लोरीन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो F नेगेटिव हमारे पास आइन बन गया, जो कि क्या है, हमारे पास एन आइन है। फ्लोरीन की बात करें तो इसमें 9 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो रेडियस है हमारे पास वो 72 pm पिकोमीटर है। लेकिन जो एनाइन बना, अब उसमें प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद में क्या हो चुका है, पहले 9 थे, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और प्रोटॉन की तादाद जो है वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत कम हो गई। अब जो आयोनिक रेडियस बना इसका, एन आयोनिक रेडियस, वो 133 pm है पिकोमीटर। मतलब जो हमारे पास न्यूट्रल है एटम, उसका एटॉमिक रेडियस कम है, और उसके नतीजे में हमारे पास जो आयोनिक रेडियस है वो ज़्यादा हो चुका है नेगेटिव की सिचुएशन में, क्योंकि नेगेटिव आयन बना है ना, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इम्बैलेंस होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में कहो इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा, प्रोटॉन की तादाद कम। फिर चूँकि यहाँ पे 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे तो आसानी से खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो इस वजह से ज़रा उनको क्या होगा, इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना मुश्किल हो जाएगा, जिस वजह से हम कहते हैं न्यूक्लियस जो है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है अपनी तरफ वीकर फोर्स के साथ। फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो एक्सपैंड हो गया, जिस वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड होने की वजह से शेल एक्सपैंड हुआ, जिस वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो इस वक्त जो आइन बन चुका है वो रेडियस भी बढ़ जाएगा।
अब आ जाए ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, तो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो सेम एज ऑफ एटॉमिक रेडियस, जैसे हमने एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स पढ़े हैं, वो लेक्चर आप देख सकते हैं एटॉमिक रेडियस के क्या ट्रेंड्स हैं, सेम वही ट्रेंड हैं कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हुए एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है और ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है वैसे ही हमारे पास आयोनिक रेडियस जो है वो उसी लिहाज से बढ़ता भी है और कम भी होता है। अब आ जाए ज़रा इंपॉर्टेंट एक तो क्वेश्चन है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? पहली बात वर्ड पे गौर करें, आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन इलेक्ट्रॉन, और स्पीशीज़ का मतलब यहाँ पे कोई एटम आइंस या मालिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है। चूँकि ये आइंस की हम बात करें तो इस वजह से हम या मालिक्यूल की भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम आइंस की बात करते हैं। हमारे पास जो आइंस दिए हुए हैं, हमारे पास आइंस है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, ये कैटाइंस हैं। अब तीनों में हमने देखना है प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो प्रोटॉन 11, मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक नंबर वो 12 होता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें प्रोटॉन 12, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 होता है तो प्रोटॉन भी उसमें 13 होंगे। जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसमें प्रोटॉन की तादाद होती है। असल में प्रोटॉन की तादाद को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। सोडियम में 11, मैग्नीशियम में 12 और एल्यूमिनियम में 13। अब जिसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सोडियम +1 का क्या मतलब है कि 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक ये निकाल चुका है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10। फिर मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन है, इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन मैग्नीशियम +2 का मतलब अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, तो बाकी कितने रह गए? 10। और इसी तरह एल्यूमिनियम जो है, इसकी अगर हम बात करें तो 13 प्रोटॉन है, 13 ही इलेक्ट्रॉन होंगे पहले जब वो एटम की शक्ल में था, लेकिन इस वक्त वो आयन की शक्ल में है, तो इस वजह से अब उसके पास जो प्रोटॉन्स हैं वो तो 13 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 10। अब अगर हम तीनों में देखें तो तीनों में इलेक्ट्रॉन 10-10 हैं, इसका मतलब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, पहली बात। अब दूसरी बात है कि इनमें साइज़ किस एटम जो आयन है उसका साइज़ बड़ा होगा और किस आयन का साइज़ सबसे छोटा होगा। याद रखें, जब हम साइज़ ऑफ कैटाइन की बात करते हैं तो हम कहते हैं साइज़ ऑफ कैटाइन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं आप, चार्ज ऑन कैटाइन। जितना कैटाइन के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा उसका साइज़ उतना कम होगा, या यूँ कह लें जिसके पास जितने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसका साइज़ उतना कम होगा। अब आए जी यहाँ पे देखें किसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हैं सबसे, एल्यूमिनियम के पास सबसे ज़्यादा हैं, इसका मतलब इसका साइज़ छोटा होगा। मैग्नीशियम के पास थोड़े कम हैं, 12 हैं, इसका मतलब इसका साइज़ बड़ा होगा। और सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, इसका मतलब इसका साइज़ इन दोनों से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ सोडियम आयन का साइज़ बड़ा मैग्नीशियम की निस्बत और मैग्नीशियम आयन का साइज़ बड़ा एल्यूमिनियम की निस्बत। या यूँ कह लें एल्यूमिनियम सबसे छोटा, उससे बड़ा मैग्नीशियम आयन और उससे बड़ा सोडियम आयन, ठीक है। अब चार्ज के हिसाब से भी आप बात कर लें तो चार्ज के हिसाब से हम बात करें तो जितना चार्ज ज़्यादा उतना साइज़ छोटा है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें जितने प्रोटॉन ज़्यादा उतना साइज़ छोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। लाइक सोडियम जो आयन है उसका अगर हम रेडियस देखें, आयनिक रेडियस वो 95 pm है, मैग्नीशियम का 65 है और एल्यूमिनियम का 50 pm है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये कैटाइनिक थे। एनाइनिक में अगर आ जाएं जहाँ पे नेगेटिव है तो ये भी हमारे पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, जिसमें नाइट्रोजन N-3, ऑक्सीजन O-3 और F-1। नाइट्रोजन में हम देखें तो एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसमें प्रोटॉन 7 होंगे। -3 का मतलब क्या है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, प्रोटॉन भी 7 इलेक्ट्रॉन भी 7, एटम की बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो उसके ऊपर -3 आ जाएगा इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसने लिए हुए हैं, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हो गए? 10। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, प्रोटॉन कितने होंगे? 8, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ऑक्सीजन एटम में? 8, लेकिन -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 10 हैं। और फ्लोराइड F-, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, प्रोटॉन 9 तो इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे, लेकिन F-1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो 9 + 1 10। तो इन सब के पास अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन 10-10 है, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। अब जो एनाइन होता है इसका जो साइज़ होता है वो भी डिपेंड किस पे करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, या कह लें साइज़ ऑफ एनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ या चार्ज ऑन नेगेटिव आयन,
ठीक है। जितना नेगेटिव आइन का साइज चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका साइज भी उतना बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने एग्जांपल की बात की तो n-3 ये चार्ज बड़ा है माइनस में, और -2 कम है, और -1 कम है। जिसके ऊपर जितना माइनस ज़्यादा होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा, और जिसके ऊपर माइनस जितना कम होगा उसका साइज उतना कम होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो प्रोटॉन जिसके पास जितने ज़्यादा होंगे उसका साइज़ उतना छोटा होगा। तो प्रोटॉन इनमें सबसे ज़्यादा किसके पास है? फ्लोरीन। इसका मतलब इसका साइज़ छोटा होगा, और ऑक्सीजन के पास 8 हैं और नाइट्रोजन के पास 7 हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का साइज़ सबसे बड़ा, उससे साइज़ छोटा ऑक्सीजन का, और उससे छोटा साइज़ F नेगेटिव फ्लोराइड का। अगर इनका रेडियस देखें हम, आयोनिक रेडियस, तो हमारे पास नाइट्रोजन का 171 पिकोमीटर है, ऑक्सीजन का 140 और फ्लोरीन का 136। तो इसमें नाइट्रोजन का साइज़ बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज़ छोटा, और फ्लोराइड का साइज़ उससे भी छोटा है। तो ये आयोनिक रेडियस हैं हमारे पास, और ये इन्हें हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में आपको दे सकता है, और वो कहे कि इनकी अरेंजमेंट ज़रा बताएं कि इनकी अरेंजमेंट कैसे है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो माइनस इन तीनों को और इन तीनों को अरेंज करें तो कैसे करेंगे? पहले माइनस जिसका ज़्यादा उसको, फिर उससे कम वाला माइनस, उससे कम वाला, फिर +1 वाला आ जाएगा, फिर +2 वाला, और फिर +3 वाला, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयन साइज़ जो है वो सोडियम का, नाइट्रोजन का, उससे कम ऑक्सीजन का, उससे कम फ्लोरीन का, उससे कम सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, और सबसे कम एल्यूमिनियम। तो आप साइज़ जो लिखा हुआ है वो भी याद कर सकते हैं, और जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हैं ये दोनों, इनको भी आप देख सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये आपको अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाला, या साइज़ ऑफ कैटाइन और एनाइन जो हैं वो अपने पेरेंट की निस्बत कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, ऐसा क्यों है? तो उसकी रीज़न जो है वो भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।